वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। जैसा कि आपको पता है जो ई लेक्चर सीरीज अपनी चल रही है बिजनेस पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, आज हमने टॉपिक लिया है हाइपर कंपटीशन एंड इंडस्ट्री लाइफ साइकिल एनालिसिस। आपने जो वर्ड सुना होगा या तो आपने कंपटीशन सुना होगा, हाइपर कंपटीशन हम यहाँ पढ़ेंगे, थोड़ा सा डिफरेंस समझना कंपटीशन और हाइपर कंपटीशन में। दूसरा हमने यहाँ पे देखा इंडस्ट्री लाइफ साइकिल एनालिसिस। आपने सुना होगा लाइफ साइकिल, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जैसे रहता है, और इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में हम दोनों में डिफरेंस समझेंगे। तो कुछ चीज़ें पढ़ी हुई हैं, बस थोड़ा सा उसमें ऐड ऑन करना है और फिर अपना ये टॉपिक हो जाएगा। जैसे हम शुरुआत कर रहे हैं, सबसे पहले हाइपर कंपटीशन होता क्या है। नेम से क्लियर है कि आजकल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए एक कंपनी दूसरी कंपटीशन पर क्या चाहती है, जल्दी से जल्दी क्या चाहती है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहती है। और ये जो जल्दी से जल्दी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज चाहना ही क्या कहलाएगा, आपका हाइपर कंपटीशन कहलाएगा। इफ़ वन ऑर्गेनाइजेशन वांट टू गेट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर अपने रिवर्स और कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज, दैट इज़ नोन एज ए हाइपर कंपटीशन। कि एक कंपनी अपनी जो राइवल्स जो होती है, जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, उन पर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना चाहती है, तो उसको हाइपर कॉम्पिटिशन्स बोलते हैं। तो कॉम्पिटिशन्स का थोड़ा हम देखें तो फॉर्म थोड़ी सी चेंज हुई है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे हाइपर कॉम्पिटिशन के एग्जाम्पल पे आते हैं। तो हाइपर कॉम्पिटिशन यदि हम एग्जाम्पल देखें तो आपने देखा होगा आज के टाइम में जो फास्ट फूड की जो प्रोडक्ट डिलीवर करने वाली कंपनी है, वो क्या कर रही हैं, कोविड-19 के बाद इन पर थोड़ा इफ़ेक्ट आया है कोविड-19 का, और ये अपने प्रोडक्ट्स के अंदर क्या कर रही हैं, इस तरीके की क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर रही हैं ताकि लोगों का विश्वास दोबारा उन पर आए और अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड को पूरा बढ़ाएं। तो उसके लिए हाइपर कंपटीशन के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप देखें, देयर आर 3 फैक्टर दैट नीड टू बी मास्टर। पहला क्या है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। हमें क्या करना है, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का मतलब है हमें न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है जिससे कस्टमर कॉन्फिडेंट होकर हमारे प्रोडक्ट को यूज़ करें। दूसरा क्या है, कस्टमर चेंज का मतलब ये है कि कस्टमर्स का जो इंटरेस्ट है, जो कस्टमर्स चाहता है, उसको हम क्या करें, अपने प्रोडक्ट के अंदर एक्सेप्ट करें। फिर क्या है, डेक्लाइन ऑफ बाउंड्रीज़, कि हमें क्या करना है कि जो भी हमने अपनी लिमिट्स बना रखी हैं उनसे आगे बढ़ के हमें कस्टमर को क्या करना है, सर्व करना है। तो वन बाय वन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस के अंदर यदि हम देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी ड्रिंक इनटू द बेवरेज इंडस्ट्री हैज़ प्ले सिग्निफिकेंट पार्ट इन डिस्टर्बिंग द मार्केट लीडर्स। कि यदि आपने देखा हो कि जो बेवरेज इंडस्ट्री जैसे आपका पेप्सी है, कोक है, यहाँ पे क्या होता है, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं उसमें एनर्जी ड्रिंक को यदि हम इंक्लूड करें तो एक इनोवेशन माना जाएगा कि हम टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए अपने प्रोडक्ट्स के अंदर हमने क्या लाया, इनोवेशन लाया। तो ये टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के अंदर अपने न्यू प्रोडक्ट, न्यू सर्विसेज को हम ला सकते हैं। फिर क्या है, कस्टमर चेंजेस का मतलब ये है कि कस्टमर ये चाहता है कि जो कॉम्पिटिशन्स के अंदर जो हम जिस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, वो जो मार्केट के अंदर वो इनोवेटर हो, वो क्या करे, सबसे पहले चेंजेस लाए, उसका जो प्रोडक्ट वो उन्होंने यूज़ किया उसको, उसके अंदर नए नए फीचर्स आए। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल हम स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, तो स्मार्टफोन के अंदर आपने देखा होगा कि कोई भी कंपनी है ये चाहती है कि कम से कम प्राइस पर ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को प्रोडक्ट में फ़ीचर मिलें। तो कस्टमर चेंज के कारण ही आया है। फिर है डेक्लाइन ऑफ बाउंड्रीज़। डेक्लाइन ऑफ बाउंड्रीज़ क्या है कि जैसे हम किसी ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करें तो जब वो शुरुआत में जब बिज़नेस के अंदर आता है तो वो कुछ अपनी लिमिट्स बना के चलता है, मुझे ये काम करना है, नहीं करना है, लेकिन बिज़नेस में टिके रहने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उन बाउंड्रीज से बढ़ के काम करना पड़ता है। तो ये हाइपर कॉम्पिटिशन का एग्जाम्पल रहा। तो हमने यहाँ पे हाइपर कॉम्पिटिशन के 3 पॉइंट पढ़े हैं। पहला क्या था, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, फिर हमने पढ़ा कस्टमर चेंजेस, फिर हमने पढ़ा डेक्लाइन ऑफ बाउंड्रीज। तो यहाँ पे जो हमारे लेक्चर का फर्स्ट पार्ट था वो क्या था, आपका हाइपर कंपटीशन, उसको हमने पूरा किया। अब हम बात करेंगे इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। इंडस्ट्री लाइफ साइकिल की बात करें तो ये लाइफ साइकिल से मिलता जुलता है। आपने प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ा होगा और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की आपने स्टेजेस पढ़ी होंगी, उससे मिलता जुलता क्या है, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल। कोई भी कंपनी है मार्केट के अंदर आती है तो उसको एक लाइफ साइकिल से होकर गुजरना पड़ता है। जैसे कि आप देखें, एक कंपनी क्या करती है, अपने ही प्रीवियस प्रोडक्ट को बीट करने के लिए एक नया प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लाती है। कभी आपने सोचा है कि ऐसा वो क्यों करती है? ऐसा इसलिए करती है क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर वो जो लाइफ साइकिल होता है, यदि कंपनी उसको फॉलो नहीं करे तो वो मार्केट से बाहर हो जाए। जैसा कि हमने देखा होगा कि नोकिया ने टाइम रहते इनोवेशन नहीं किया तो उसका जो मार्केट शेयर और मार्केट स्कोप है वो काफ़ी कम हो गया। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को एनालिसिस करना है और हमें देखना है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री लाइफ साइकिल में कहाँ पे है। जब हम स्टार्टिंग की बात करें, जो स्टार्टअप होता है वहाँ पे अपना कैश प्रॉफिट रेवेन्यू दोनों ही कम होते हैं। फिर हम बात करते हैं ग्रोथ की। ग्रोथ
ग्रोथ में हम जो कैश और प्रॉफिट्स पर इतना फोकस नहीं करते, हम ये चाहते हैं कि हमारी सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, चाहे हमारा प्रॉफिट मार्जिन क्या हो, कम हो। फिर आती है अपनी स्टेक आउट एज। स्टेक आउट एज वो रहती है जहाँ पे हम स्टेक होल्डर के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे हम प्रॉफिट और कैश दोनों ही बढ़ाना चाहते हैं रेवेन्यू के साथ। फिर कंपनी जितना भी सोच ले, पर कंपनी जो सोचती है वैसा होता नहीं है, तो एक मैच्योरिटी स्टेज आती है जहाँ आके उसके कैश प्रॉफिट दोबारा क्या हो जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं और रेवेन्यू भी डिक्लाइन होने लगता है। तो ये जो मैंने आपके सामने स्टार्टअप, ग्रोथ, स्टेक आउट, मैच्योरिटी जो चीज़ें बताई हैं और उसके बाद मैंने आपको डिक्लाइन के बारे में बताया, ये क्या है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का एक आपका ग्राफ है। इस ग्राफ को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे देखें हमने OX पे इनकी स्टेजेस लिखी हैं, जो पांचों स्टेज हैं, और OYX पर हमने क्या लिखा है, सेल्स, कैश और प्रॉफिट्स को लिया है। और इस तरीके से हमने देखा है कि स्टार्टिंग में जो सेल्स होती है वो धीरे धीरे बढ़ती है, फिर मैक्सिमम होती है, फिर गिरना शुरू हो जाती है। ऐसे ही जो कैश और प्रॉफिट होते हैं वो पहले तो दोनों ही क्या रहते हैं, नेगेटिव रहते हैं, फिर दोनों ही बढ़ते हैं, फिर आपके कैश जो है बढ़ता है लेकिन प्रॉफिट्स क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल को यदि हम स्टेज वाइज क्लासीफाइड करें कि स्टार्टअप स्टेज क्या है, तो स्टार्टअप स्टेज के अंदर आपने देखा था कि जो अपने सेल्स तो बढ़ती थी लेकिन प्रॉफिट और कैश क्या होते थे, कम होते थे। ग्रोथ स्टेज में सेल्स भी बढ़ती थी और लेकिन कंपेरेटिवली कैश और प्रॉफिट उतने नहीं बढ़ते थे। स्टेक आउट स्टेज पे तीनों ही चीज़ें क्या होती थी, बढ़ती हुई होती थी, लेकिन रेवेन्यू सबसे ज़्यादा होता था और कैश सबसे कम होता था। और जो आपकी मैच्योरिटी स्टेज होती है वहाँ पर एक ऐसा लेवल आता है जहाँ पर कैश और प्रॉफिट्स दोनों इक्वल हो जाते हैं और उसके बाद कैश प्रॉफिट से बढ़ने लगते हैं। मतलब कैश प्रॉफिट से बढ़ने का मतलब ये हुआ कि बिज़नेस के अंदर आपको जो अर्निंग प्रॉफिट जो रहता है वो रेशियो तो कम होता जाता है, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ कैश क्या होती है, हम क्या करते हैं, न्यू प्रोजेक्ट के अंदर पैसा नहीं लगा पाते, तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैश बिज़नेस के अंदर बढ़ने लगती है, जिसको हम वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। यहाँ पे कैश का मतलब मेरा वर्किंग कैपिटल से मीन्स है। फिर एक स्टेज ऐसी आती है कि तीनों ही क्या होते हैं, रेवेन्यू, कैश और प्रॉफिट गिरने लगते हैं। तो हम वन बाय वन जो चीज़ें यहाँ पे हमने 5 फेसेस देखिए उनको वन बाय वन यहाँ पे हम स्टार्टअप स्टेज की फॉर्म में, ग्रोथ स्टेज की फॉर्म में और स्टेक आउट स्टेज और मैच्योरिटी एंड लास्ट क्या रहेगा आपका, डिक्लाइन स्टेज की फॉर्म में, इन तीनों पॉइंटों को हमें यहाँ पे डिस्कस करके आना है। जैसे मान लीजिए हम क्या समझा रहे हैं, हम समझा रहे हैं अपनी फर्स्ट कौन सी स्टेज है, स्टार्टअप स्टेज। तो इसमें हम बताएंगे कि सेल्स का इफेक्ट क्या होता है, सेल्स बढ़ती है और कैश और प्रॉफिट्स दोनों घटते हैं। फिर हम ग्रोथ की बात करेंगे कि सेल्स तो बढ़ती है, कैश और प्रॉफिट नेगेटिव से थोड़ा पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं, पर इतना जो बिजनेस का प्रॉफिट होता है वो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन तक ही रहता है। फिर स्टेक आउट एज में क्या होता है, प्रॉफिट्स और सेल्स और कैश तीनों ही मैक्सिमम हो जाते हैं और मैच्योरिटी स्टेज पर कैश और जो प्रॉफिट एक दूसरे को कट कर देते हैं और वहाँ पे क्या हो जाता है, कंपनी का बिजनेस डेक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है और डेक्लाइन की स्टेज में तीनों ही क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ होते हुए जाते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि जो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल है क्या है, तो आप उसको PLC की तरह ही समझा सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे जो 3 टर्म्स हैं वो क्या हैं, रेवेन्यू, कैश और प्रॉफिट्स। यहाँ पे मैंने रेवेन्यू और प्रॉफिट्स को एक ही लाइन, एक ही कलर में लिया है क्योंकि वो दोनों मिलते जुलते हैं, उनका जो ट्रेंड रहता है वो सिमिलर रहता है, लेकिन कैश की जो लाइनिंग है वो अलग है। तो ये आपको जो आपका इंडस्ट्री लाइफ साइकिल है उसका जब आप ग्राफ बनाएं तो आपको इस तरीके से समझाते हुए आना है कि प्रॉफिट्स जो हैं शुरू में क्या होते हैं, नेगेटिव रहते हैं, फिर बढ़ते हैं। कैश क्या है, शुरू में बढ़ता है, फिर और लास्ट में वर्किंग कैपिटल और बढ़ने लगती है जब बिजनेस की न्यू प्रोजेक्ट वगैरह नहीं आते, और फिर सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमम हो जाता है और उसके बाद वो भी लेस होने लगता है। तो हमने इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ा, दो चीज़ों को हमने पढ़ा। एक तो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल होता क्या है, दूसरा हमने पढ़ा कि जो इंडस्ट्री लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से थोड़ा मिलता जुलता है, और सेकंड है जो हमने पढ़ा वो क्या पढ़ा कि हाइपर कंपटीशन क्या होता है, हाइपर कंपटीशन कैसे कंपटीशन से डिफरेंट होता है, और हाइपर कंपटीशन के अंदर कौन कौन से बेसिस है, जो फैक्टर है जो हमें कंसिडर करने पड़ते हैं कॉम्पिटिशन्स के लिए। तो हम जो आगे आने वाली वीडियो हैं उनके अंदर इन्हीं से मिलते जुलते टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल, कुछ केस स्टडी भी लेंगे, और केस स्टडी की हेल्प से ही हमें ये सब चीज़ें करंट मार्केट में क्या चल रहा है, कहाँ हाइपर कंपटीशन है, कहाँ इंडस्ट्री लाइफ, कौन सी कंपनी इंडस्ट्री लाइफ साइकिल की कौन सी स्टेज में है, वो सब यहाँ पे हम समझेंगे। तो आगे मिलते हैं, थैंक्स।